मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के लिए गद्य खंड से दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में सूर्य को दिया दिखाने के बराबर माना जाता है। साहित्यिक दुनिया में, साहित्यिक सागर में मुंशी प्रेमचंद अद्वितीय हैं, विख्यात हैं। उनकी कथाएं मार्मिक होती हैं, मर्मस्पर्शी होती है, करुणित होती है, विभेदित होती है, हृदयग्राही होती है। इसलिए सुप्रसिद्ध लेखक, कथाकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद को सत सत नमन। आज उनके द्वारा रचित दो बैलों की कथा का रसपालन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये दो बैलों की कथा जो है, ये आजादी के से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कथा को लिखते समय आजादी को ध्यान में रखते हुए लिखा है। स्वतंत्रता जो होती है, गुलामी जो होती है, वो खटकती रहती है। गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो नर हो, चाहे पशु हो, चाहे पशु पक्षी हो या जानवर हो। कोई भी सजीव प्राणी जो है उसे स्वतंत्रता अर्थात गुलामी अच्छी नहीं लगती। इसको भी मुंशी प्रेमचंद ने इसमें पिरोया है। यह कहानी जो है, हमारा देश जब स्वतंत्र था, गुलाम था, उस समय लिखी गई और उसको स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर लिखी गई। इसमें बताया गया है कि दो बैलों को अगर अपने मालिक से विमुख होकर दूसरे के यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। उसको अगर कहीं आप बंद कर देते हैं तो वहां अपने मित्र से बिछोकर रहना बर्दाश्त नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की बात बताई गई। इसलिए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो ये लिखा गया है, दो बैलों की कथा लिखा गया है, इसको हम बहुत ही प्रखर बुद्धि से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि और किसी प्रकार का की अगर भ्रांतियां होती हैं, किसी प्रकार का अगर दुविधा होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप फोन करके इसको समझ सकते हैं, विस्तार से समझ सकते हैं। तो मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। कहा जाता है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। इसीलिए तो हम उपमा देते हैं किसी भी मूर्ख व्यक्ति को, जिसके द्वारा कोई मूर्खता वाली बातें हो जाती है, तो हम कहते हैं गधा है क्या। अर्थात हम गधा को पशुओं में, जानवरों में सबसे ही बुद्धिहीन समझते हैं। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ करना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं, उसे गधा कह देते हैं, तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी विरापद सहिष्णुता ने उसे यह पद दे दी है। वो सहिष्णु है, वह बर्दाश्त करता है, वह जेंटिल है, वह नेक है, वह भद्र है, वह सुशील है, वह सज्जन है। इसलिए विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देता। इसीलिए हम किसी को भी गधा कह देते हैं, क्योंकि उसको बुद्धिहीन समझ लेते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अन्यास ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी।
बैसाख में चाहे एक आध बार कुलीन कर लेता हो, और हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद का दुख होता है, अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ, सुख दुख द्वंद्व समास है, हानि लाभ द्वंद्व समास है। समास में 6 भेद होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है, उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वही है सुख दुख हानि लाभ। तो वही बता रहा है कि असंतोष की छाया भी उसको दिखाई दे देती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा गधों को। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसके प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। गधे को ऋषि मुनियों से तुलना की जा रही है, अर्थात उतना विनम्र होता है, उसे क्रोध ही नहीं आता। जो क्रोध पे विजय पा ले वह नारायण है, जो क्रोध पे विजय पाता है वही महान है। इसीलिए यहाँ ऋषियों मुनियों से इस गधे की तुलना की गई। कहा जा रहा है कि वे सभी अब उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गया, पर आदमी उसे बेवकूफ करता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे उसमें के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है क्योंकि सीधा है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से, या अर्थात सठम साठम समाचरे, ईट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देना, यह आपको मुहावरा है जिसका हम बताए हैं संस्कृत में सठम साठम समाच, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें कम गधा, और वह है बैल। गधा के बाद अगर कोई सीधा पशु है तो वो है बैल। अर्थात गधे के बाद हम उपमा भद्र पुरुष को बैल से भी करते हैं। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। ये लेखक का कहना है, मुंशी प्रेमचंद का कहना है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी, अब कहानी हम लोग कहानी में प्रवेश कर रहे हैं और विस्तार से जानेंगे कि झूरी जो किसान है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी झूरी के पास 2 बैल थे, जिसका एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, देखने में बहुत ही सुडौल, सुंदर, काम में चौकस। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी वचनों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। और से ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं,
तो उसकी शिष्टता भी नहीं जानते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, अर्थात आपस में ही चूम चाट कर वो अपना अमोद प्रमोद, अपना सुख दुख बांटते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल थप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। इसको बोलते हैं मित्रता, विश्वास, अर्थात अपने मित्र की, अपने सखा की, अपने भाई की के बोझ को हर लेना, ये है अमिट मित्रता, जो ये दोनों बैलों में देखने को मिलती थी। यहां बताया है कि उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी। कहता है कि दिन भर के बाद संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। वाह, इसको बोलते हैं प्रेम। नाक में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाक में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। एक प्रेम का परिचायक या वात्सल मित्रता का परिचायक। इससे हमको सीख लेनी चाहिए। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजा जा रहा है। समझे मालिक हमें, बैल समझते हैं कि मालिक ने हम लोगों को बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के इशारे गाया को घर तक ले जाने में दांतों में पसीना आ गया, अर्थात कठिन परिश्रम करना पड़ा। क्योंकि बैलों के मन में यह घर कर गया था कि हम लोगों को हमारा मालिक झूरी जो है बेच चुका है, और उसके साला जो गाया वह जब अपने घर ले जा रहा है दोनों बैलों को, तो उसको ले जाने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अर्थात यहाँ प्रेम दर्शाया गया मालिक के प्रति। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम न लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। क्या इसको बोलते हैं सेवक। दोनों बैलों में सेवा का भाव असीम था, अपने मालिक के प्रति असीम सेवा का भाव था। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी हमारी समृद्धि और सुख समृद्धि हो सकता है और हमारा भविष्य भी संवर सकता है। दो बैलों से ये सीख लेनी चाहिए। ये सोचते हैं अगर इतनी मेहनत से काम न चलता और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। क्या है स्वामी भक्ति। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें उस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। ये मन में उद्गार प्रकट करते हैं, प्रश्न पूछने अपने आप से, अपने आपस में बातें करते हैं। अर्थात उन्हें गुलामी स्वीकार नहीं है। उनका संसार, उनका राष्ट्र अपने मालिक के दरबारी तक सीमित है। अर्थात जननी जन्म भूमिश्वर स्वर्गादपि गरीयसे, अर्थात हमने जहां जन्म लिया, जिस राष्ट्र में जन्म लिया, जिस धरती पर जन्म लिया, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। और हमारा जब यह राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है तो हमें स्वीकार नहीं है। जो दो बैलों को
स्वीकार नहीं, अपने मालिक से दूर जाना, अपने मालिक के द्वारा उसे दूर करना। संध्या समय दोनों बैल अपने नए नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह न डाला। यानी उनके अंग में, अंतरात्मा में यह वेदना है, विषाद है, दुख है, दर्द है कि हम कहाँ आ गए, हमारे मालिक के द्वारा यह क्यों विषम कठिन कार्य कर दिया गया, हम लोगों को बेच के दिया गया, हमारी गलती क्या है। दिल भारी सा हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उससे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते। सचमुच मेरे प्यारे बच्चों, जब अपना कोई पराया हो जाता है, अपना छूटता है, तो उसका बहुत ही करुणित दर्द होता है, जो हृदय को आह्लादित कर देता है, विषादित कर देता है, करुणित कर देता है। और उस समय मन जो है वह जी जो है लगता नहीं, कहीं नहीं लगता है। इसलिए अपनों का दर्द बहुत ही कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, जो दो बैल उस समय अनुभव कर रहे हैं। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अर्थात दोनों ने मुख भाषा में अपनी योजना बना ली कि हम लोग अपने मालिक से दूर नहीं रहेंगे, हम लोग यहां से भाग जाएंगे। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात सारे ग्रामवासी सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, यानी रस्सी को तोड़ डाले और घर की तरफ चल निकले। अर्थात अपने मालिक की याद, अब जो उसका राष्ट्र है, जो उसका घर है, जिसको वो अपना देश मानता है, वो अपने देश को चल निकले। अनुमान तो न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूना शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गए। अर्थात यहाँ मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्रता के बारे में कह रहे हैं, जो हमारे गुलामी में चिन्हित है। जब हम गुलाम थे, जब स्वतंत्र थे, दूसरे के अधीन थे, और उस स्वतंत्रता में हमारे देश के देशभक्तों ने जो कुर्बानियां दी, यह वहां, ये जो यहाँ का जो ये पंक्ति है, इसका द्योतक है। यह उसी बात को चिन्हित करता है। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े, अर्थात नाद के पास खड़े। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, आधी रस्सी जो तोड़ के भागे थे वो लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, अर्थात गुस्से में। अब मानो वह विद्रोह कर रहा है अपने मालिक के प्रति, तुम की बताना चाह रहे, वो कहना चाह रहे हैं अपने मालिक से कि हमें वो कौन सी गलती हमने कर दी जिसके चलते आप हम लोगों को अपने से बिछोह कर रहे हैं, हम अपने से विच्छेद कर रहे हैं, हम लोगों को दूर हटाना चाह रहे हैं। यह विस्मय की विरोधाभासी जो प्रतिक्रिया है, यह बताना चाह रहे हैं, परंतु वो पशु है, बोल नहीं सकते हो। वो अपने मालिक को बताए तो बताए कैसे, तो विरोध प्रकट करके बता रहे हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यहां भी चिन्हित हो रहा है राष्ट्र को, जो मैंने पहले कहा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात यह जन्मभूमि जो होती है वह स्वर्ग से भी बड़ी होती है। और जब हम अपनी जन्मभूमि, जो स्वर्ग से भी अच्छी जन्मभूमि, वहां जब लौट के आते हैं तो हमारा जो यह राष्ट्र है, राष्ट्र हमको देखकर गदगद हो जाता है और राष्ट्र से मिलकर हम गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं,
वही हाल यहाँ झूरी का है, जो अपने बैलों को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। यह भाव विभोर करने वाला पंक्ति है। मुंशी प्रेमचंद के लेख में आत्मीयता दर्शाया जाता है, मानवीय करुणा दर्शाया जाता है, जो इनको महान बनाता है। लगा लेता है प्रेमालिंगन, अर्थात उसको चूमने चाटने लगता है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है और प्रेम का प्रतीक है। अब प्रेम दुनिया पर, इस पूरे जगत का सार होता है। प्रेम में स्वयं नारायण का वास होता है। प्रेम वह शक्ति है जो पूरे चराचर को जोड़े रख सकते हैं, जो इसमें झलक रहा है मालिक और बैलों के प्रति। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव वाले आश्चर्य करते हैं कि दोनों बैलों को कल ही भेजा गया था और मालिक से इतने प्रेमागत हैं कि वह लौटकर उनसे रहा नहीं गया और भागकर चले आए। ये गांव ग्रामवासियों को आश्चर्यचकित करता है। तो हम लोग आज यहाँ तक अध्ययन किए। नेक्स्ट वर्ग में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।